नमस्कार दोस्तों, गाइस आज का ये वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो जस्ट आफ्टर 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर एक अच्छी तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों को रेलवे एनटीपीसी 2024 में मौका नहीं मिला था, किसी कारण की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, या फिर जिन लोगों की अभी अभी कुछ ही महीने पहले 18 साल उम्र पूरी हुई है, या फिर जिन लोगों ने अभी 12 पास करी है, या फिर जिन लोगों ने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है, इन सभी छात्रों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी तो पिछले साल निकल गई थी, अब इसके बारे में जानकारी क्यों दे रहे हो। आप बिल्कुल सही हो, लेकिन गाइस मैं बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी नई भर्ती 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, ये वही महीना है, ये वही टाइम है जब रेलवे के अंदर एनटीपीसी की पोस्ट के ऊपर नई भर्ती आने वाली है। जी हां दोस्तों, वैकेंसी जस्ट आपके हाथ में ही है, इसीलिए आपको इस नई भर्ती के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। एक भी डाउट आपका नहीं छोड़ने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है? एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि भाई इस बार एज लिमिट कितनी रखी जाएगी। पिछले साल तो एज में 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल गया था, लेकिन इस बार एग्जैक्ट एज लिमिट क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर रेलवे एनटीपीसी के अंदर भर्ती निकलती है, 12वीं वालों के लिए कौन कौन से पद है, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए कौन कौन से पद है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अभी से तैयारी में लग जाओ। एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलती है किस पोस्ट के ऊपर, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, इस बार एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलने वाला है, जल्दी ही एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं आपको ऑलरेडी एक जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस ई बुक को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लियर है? तो चलिए गाइस, बात करते हैं इस नई नवेली वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे के अंदर एनटीपीसी की नई भर्ती के बारे में। एनटीपीसी के बारे में आपको पता होगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की पोस्ट होती है, ठीक है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर यहां पर वैकेंसीज निकलती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहती है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। रेलवे एनटीपीसी की 2 भर्तियां निकलती है, 2 नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। एक तो 10+2 वालों के लिए किया जाता है, और गाइस एक ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। क्लियर है? तो यहां पर जो ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स होते हैं तो इनके लिए तो एक तरीके से दोहरा मौका हो जाता है। ये ग्रेजुएट लेवल के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 10+2 यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों कैटेगरी को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार आपको 10,000 के आसपास देखने को मिलने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं। क्लियर है? एग्जाम होने के बाद, सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। टेक्निकली 100 रुपए फॉर्म फीस रह जाती है। एसटीएससी वालों से शुरुआत में 250 रुपए चार्ज किए जाते हैं, सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद 250 के 250 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। क्लियर है गाइस? अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में कि भाई ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन सी क्लरिकल पोस्ट होती है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन सी क्लरिकल पोस्ट होती है। सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के बारे में जान लीजिए। क्लियर है? जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। बाकी जो पुराने छात्र हैं जिन्होंने पिछले साल भी फॉर्म अप्लाई किया था उनको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जानकारी होती है जो आपकी नजरों से ओझल हो जाती है, इसलिए सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? तो ग्रेजुएट लेवल के लिए पिछले साल तो टोटल 5 पोस्ट थी, जिसमें से एक आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट थी, क्लरिकल पोस्ट होती है, ठीक है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट थी,
साथ ही चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट थी, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट थी, साथ ही जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट थी। ये सारी की सारी एक तरीके से आपकी क्लरिकल पोस्ट होती है। सबसे बड़ी पोस्ट स्टेशन मास्टर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की होती है। लेवल 6 की पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर की, लेवल 5 की होती है ये वाली पोस्ट। क्लियर है? सबसे ज्यादा सैलरी स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर मिलती है, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद ऑफिस सेक्शन के अंदर ही आपको काम करना होता है। क्लियर है? सबसे डिजायरेबल पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर की। वहीं पर अंडर ग्रेजुएट वालों की पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर आपको 4 पोस्ट देखने को मिलने वाली है, जिसमें से एक पहली जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की होती है, दूसरी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट होती है, तीसरी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, चौथी आपकी ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट होती है। ये जो 3 पोस्ट हैं, ठीक है, ये और ये वाली, ये आपके लेवल 2 की पोस्ट होती है, पे लेवल 2 की सैलरी मिलती है। बाकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की आपके लेवल 3 की सैलरी होती है, यानी कि 12th पास वालों के लिए इन चारों में से ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। क्लियर है? इन पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना नहीं होता, एक ही फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरते टाइम आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, या फिर सेकंड प्रेफरेंस मेरी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। क्लियर है? हर एक पोस्ट की कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज जोन वाइज अलग अलग बनती है। जिस भी पोस्ट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे, फाइनली उसी पोस्ट के ऊपर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं कि भाई 2-3 पोस्ट की कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स है, तो जिस पोस्ट को आपने फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस दे रखी होगी, उस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, वही पोस्ट आपको दी जाएगी। क्लियर है? तो आपको फॉर्म अलग अलग नहीं भरना होता है, एक ही फॉर्म आपका भरा जाता है। समझ गए गाइस? पहले जो आपकी वैकेंसी निकलेगी, पहले जो नोटिफिकेशन आएगा वो ग्रेजुएट लेवल का आएगा, उसके बाद आपका 15-20 दिन बाद ही आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का आ जाता है। कब निकलेगा नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, एज लिमिट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो आपके ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट हो गई, इनके लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 33 साल आपकी एज लिमिट रहती है। क्लियर है? जनरल वालों के लिए इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट हो सकती है वो एज ऑन हो सकती है, क्या होगी, 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। समझ गए गाइस? 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। ये ग्रेजुएट लेवल की एज लिमिट है। पिछले साल 18 से 36 थी जनरल वालों की एज लिमिट, वैकेंसी लेट आई, बीच में कोरोना आ गया था, इसी वजह से आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था। लेकिन इस बार आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जनरल वालों के लिए 18 से 33 साल फ्लैट एज लिमिट रहेगी। अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहेगी। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक होगी। दोनों वैकेंसीज के लिए ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, कुल 4 पोस्ट 10+2 वालों के लिए होती है। बाकी की जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट लेवल के लिए होती है। पोस्ट में आपको बता चुका हूं कौन कौन सी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की और कौन कौन सी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। ये 5 पोस्ट आपकी ग्रेजुएट लेवल की थी पिछले साल, और बाकी की ये जो 4 पोस्ट है ये आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की थी, यानी कि 10+2 वालों के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। फिर चाहे आपकी ग्रेजुएट लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न होता है, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या फिर ग्रेजुएट लेवल हो। CBT 1, ठीक है, पहले आपका एक प्री एग्जाम होगा, CBT 1 जिसको बोला गया है, उसका एग्जाम पैटर्न ये रहता है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, तीसरा सब्जेक्ट अर्थमेटिक 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। CBT 1 एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम होता है। 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहता है। क्लियर है? ये आपका CBT 1 है। फिर चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, दोनों का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको CBT 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ये CBT 2 एग्जाम का पैटर्न है, वही सेम 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होंगे, बस क्वेश्चंस का वेटेज अलग होगा।
जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, अर्थमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पेपर, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। सीबीटी 1 में क्या था, 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट के अंदर सोल्व करने थे, लेकिन यहां पर आपको 120 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। सीबीटी 1 में जनरल अवेयरनेस से केवल 40 क्वेश्चन थे, लेकिन यहां पर आपको 50 मिल रहे हैं। वहां पर रीजनिंग और मैथ से 30-30 क्वेश्चन थे, लेकिन यहां पर आपको 35-35 क्वेश्चंस देखने को मिल रही है। तो सीबीटी 2 एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीटी 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। सीबीटी 1 जो एग्जाम होता है वो जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो भाई इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर है गाइस? अभी से पढ़ना शुरू कर दो, वेट मत करिए। अब सवाल उठता है कि भाई ये थर्ड स्टेज भी तो होती है, ठीक है? बिल्कुल होती है, फिर चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, थर्ड स्टेज आपकी होगी। थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा कुछ पोस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, सभी पोस्ट के लिए नहीं होता टाइपिंग टेस्ट, कुछ पोस्ट के लिए होता है। देख लीजिए, सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल में देखते हैं, ठीक है? ये आपकी थर्ड स्टेज है, स्टेज थर्ड। इस टाइपिंग जो मांगी गई है वो अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, ठीक है? यह आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो। 10 मिनट आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। क्लियर है गाइस? अब देखिए ग्रेजुएट लेवल की वो कौन कौन सी पोस्ट है जिनकी थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये एक पोस्ट है, इसकी थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी भी थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। तो भाई ग्रेजुएट लेवल की केवल यही 2 पोस्ट ऐसी है जिनकी थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी फिर चाहे आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट हो, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट हो, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट हो, इन पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। टाइपिंग टेस्ट केवल सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। क्लियर है? बाकी अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल की वो कौन कौन सी पोस्ट है जिनकी थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा, तो भाई 12th वालों के लिए एक पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है? साथ ही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन 2 पोस्ट के लिए आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ट्रेन्स क्लर्क की पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, और साथ ही आपका जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है उस पोस्ट के लिए भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, क्वालिफाई करने आगे बढ़ना है। अब एक और यहां पर एक्सेप्शनल केस है, अपवाद क्या है? ग्रेजुएट लेवल की एक ऐसी पोस्ट है जिसकी थर्ड स्टेज में CBAT होगा, CBAT टेस्ट, ठीक है? क्या होगा? CBAT, और वो पोस्ट आपकी स्टेशन मास्टर SM। CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये केवल स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए होता है। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव पेपर होता है स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। बाकी जितनी भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उनकी थर्ड स्टेज में CBAT टेस्ट नहीं होता, ठीक है? जो क्लरिकल पोस्ट है वहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट होकर खत्म हो जाएगा। बाकी इसके बाद जो स्टेज आएगी वो आपका मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है। तो कुल मिला के जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो एक तरीके से CBT 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। CBT 2 आपका 120 का नंबर का है, तो 120 नंबर में से एक तरीके से CBT 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, फिर चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या फिर ग्रेजुएट लेवल हो। क्लियर है? फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है वो रेलवे के जोन वाइज बनती है, ठीक है? कैटेगरी वाइज बनती है, यानी कि OBC की अलग, जनरल की अलग, SC ST EWS की अलग, ठीक है? पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है? तो ये 3-4 पैरामीटर आपके देखे जाते हैं, जोन, कैटेगरी और भाई पोस्ट, ठीक है? इनके अकॉर्डिंग आपकी यहां पर फाइनल कट ऑफ बनती है। समझ गए गाइस? तो केवल CBT 2 एग्जाम महत्वपूर्ण है जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि भैया सैलरी कितनी है। अब मैंने सैलरी यहां पर मिक्स करके रख दिया है। जो आपकी लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट क्या है? अंडर ग्रेजुएट लेवल की है ज्यादातर, ठीक है? बाकी एक कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की एक पोस्ट है, ठीक है? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क CCTC, ये लेवल 3 की पोस्ट है। तो जो
12th लेवल की मोस्टली पोस्ट है, वहां पर इनिशियल इन हैंड सैलरी 38 से 40 हजार के आसपास मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। क्लियर है? क्योंकि 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ज्यादातर पोस्ट है। मैक्सिमम सैलरी, फाइनल सैलरी इन्हीं पोस्ट के ऊपर 80,000 रुपए महीना है। बाकी कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 45 से 50,000 के आसपास आपको मिलने वाली है। ये मैंने मिनिमम सैलरी लिख रखी है, ठीक है, क्योंकि सैलरी रेलवे के जोन वाइज और सिटी वाइज भी मैटर करती है। ये कम से कम सैलरी यहां पर मैंने मेंशन कर रखी है। लेवल 4 की पोस्ट आपकी थी नहीं, लेवल 5 की पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट है। क्लियर है? लेवल 6 की पोस्ट कौन सी है? स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है रेलवे एनटीपीसी के अंदर। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी 67,000 रुपए महीना है। मतलब सिलेक्शन होने के बाद पहले महीने की जो तनख्वाह आएगी वो लगभग 67,000 रुपए रहेगी। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1,25,000 से ज्यादा हो जाती है। ये तो मैंने मिनिमम सैलरी लिख रखी है। बाकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो भी वो पोस्ट है उसके लिए 58,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी रहती है। तो सैलरी आपके हर एक पोस्ट के ऊपर भर भर कर आपको मिल रही है, काफी बेहतरीन सैलरी है। जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा? एनटीपीसी के अंदर जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, वो सारी की सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट है। एनटीपीसी का मतलब ही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। क्लियर है? सारी की सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट है, सारी की सारी एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। तो इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है, कोई भी फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है। समझ गए गाइस? जॉब लोकेशन जोन वाइज आपकी रहती है, जोन वाइज वैकेंसीज निकलती है। जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रेलवे जोन के अंदर आपकी वैकेंसी, आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। ठीक है, चंडीगढ़ जोन से फॉर्म अप्लाई करोगे तो चंडीगढ़ रेलवे जोन में आपका सिलेक्शन होगा, दिल्ली जोन से करोगे दिल्ली जोन में होगा, बिलासपुर बिलासपुर में होगा। ठीक है, इस तरीके से जोन वाइज आपका सिलेक्शन होता है। अब गाइस फाइनली बात करते हैं कि ये जो रेलवे की नई वैकेंसी आ रही है एनटीपीसी की, कब आएगी। अगर आपको याद हो तो पता होना चाहिए, फिलहाल रेलवे के अंदर एक वैकेंसी निकली है, पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी के लिए फिलहाल फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। और एक और नई वैकेंसी निकली है सेक्शन कंट्रोलर की। कौन सी? सेक्शन कंट्रोलर की एक नई वैकेंसी रेलवे के अंदर निकल के आई है। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 15 सितंबर से हो रहे हैं। लास्ट डेट जो है वो आपकी 14 अक्टूबर है। और पिछले साल रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली थी, जो नोटिफिकेशन निकल गया था, वो सितंबर 2024 में निकल गया था। और सितंबर अक्टूबर 2024 में पिछले साल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए गए थे। जाहिर सी बात है इस बार भी रेलवे एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन निकलेगा, ठीक है, जो रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकलेगा वो आपका सितंबर महीने के अंदर गारंटीडली निकल जाएगा। फिर चाहे वो सितंबर के 3rd वीक में निकले या फिर 4th वीक में निकले। ऑनलाइन फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे, ध्यान से देखिए, ऑनलाइन फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे वो अक्टूबर 2025 में होंगे। क्लियर है? फिर चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, डिफरेंस इतना रहेगा, ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म 10-15 दिन पहले शुरू हो जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 10-15 दिन बाद में शुरू होंगे। नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म से आपका 10-12 दिन पहले ही जारी हो जाएगा। तो भाई रेलवे एनटीपीसी की नई वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे अक्टूबर महीने के अंदर, नोटिफिकेशन सितंबर के 2nd, 3rd या फिर 4th वीक में गारंटीडली निकल जाएगा। आप तैयार रहिए, क्योंकि रेलवे का जो एनुअल एग्जाम कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग भी कह रखा है कि रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो सितंबर महीने के अंदर हर साल जारी करी जाएगी। तो भाई रेलवे एनटीपीसी की नई वैकेंसी आपकी आ रही है, बस तैयार रहिए। ये मत सोचिएगा कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे मैं तभी तैयारी करूंगा। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 2-2 एग्जाम से आपको टक्कर लेनी है। क्लियर है? तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं बहुत सारे लोग को एक उम्मीद मिली होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि एक और नई बेहतरीन प्यारी सी गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकल के आ रही है रेलवे के अंदर, तो उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दो, वेट मत करिए। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।